नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करीब 1.5 घंटे अडानी के साथ मुलाकात की, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक और पूर्व विपक्ष नेता विजय बिट्टीद्वार ने कहा कि अडानी हिंदुस्तान का पुष्पा है, ये सरकार बनाता है, सरकारें उखाड़ने की क्षमता रखता है। अभी कोई है वो अडानी है, इसके लिए उनके मर्जी के सिवा ना सरकार चल सकती है ना बन सकती है, इसलिए उसकी जरूरत है। ये इस मुलाकात से पता चलता है। मैंने बोल दिया कि अडानी ये हिंदुस्तान का पुष्पा है, सरकारें बनाता है, सरकारें उतारने की क्षमता रखने वाला अभी कोई है तो वो अडानी है। इसलिए उनके मर्जी के सिवा ना सरकारें चल सकती ना सरकारें बन सकती है, तो उसकी ज़रूरत है, यह कल के मुलाकात से सिद्ध होगा। इंडिया अलायंस मैंने बोल दिया कि अडानी महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर को लेकर भले ही पेच फंसा हुआ हो, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के बीच मंत्रिमंडल के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। वहीं सूत्रों ने जानकारी दी है कि शिंदे गुट शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से संभावित मंत्रियों की लिस्ट बीजेपी के दिग्गजों तक पहुंच गई है। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से 10 लोगों के नाम सौंपे गए हैं, जबकि एनसीपी की ओर से 6 लोगों के नाम भेजे गए हैं। फडणवीस सरकार में कितने नए मंत्री शामिल होंगे या कितने पुराने चेहरे रिपीट होंगे या कुछ दागियों पर गाज गिरेगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद फडणवीस ने संकेत दिए थे कि वो ज्यादा फेरबदल करने के मूड में नहीं है। दरअसल 16 दिसंबर से महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र का आगाज होना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल में शामिल कई दिग्गज नामों को उनके खराब प्रदर्शन और उनकी छवि के चलते मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। शिंदे सरकार के कई मंत्रियों को मौका नहीं मिलेगा। जल संसाधन मंत्री संजय राठौड़ का पत्ता कट सकता है। अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तर मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत भी आउट हो सकते हैं। सहकारिता मंत्री दिलीप पाटिल का पत्ता कटना पक्का है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। श्रम मंत्री सुरेश खाड़े के आउट होने की खबर है। आदिवासी कल्याण मंत्री विजय गावित मौका नहीं मिलेगा। हालांकि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों दल सहमत हो चुके हैं कि विभाग का आवंटन करते समय उम्र, पिछला प्रदर्शन, क्षेत्र और जातिगत समीकरणों को संतुलित किया जाना चाहिए। अब समझिए फडणवीस मंत्रिमंडल का संभावित मंत्रिमंडल आखिर कैसे हो सकता है। उदय सामंत, शंभूराज देसाई, दादा भूसे, संजय सिरसाट, भारत गोगावले, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा, अदिति तटकरे, संजय बंसोड़, नरिहर जिरवाल, दत्ता भरंडे, अनिल पाटिल, मकरंद आबा पाटिल। और बीजेपी कोटे से जो 15 संभावित मंत्री हैं, उनके नाम है चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, सुधीर मुनंगन टिटवार, चंद्रशेखर बावनकुले, रविंद्र चौहान, मंगल प्रभात लोढ़ा, राधा कृष्ण विखे पाटिल, शिवेंद्र भोसले, अतुल सावे, पंकजा मुंडे, माधुरी मिसाल, देवयानी फरांदे, संजय कुटे को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं प्रचंड बहुमत के बावजूद कैबिनेट विस्तार में जो देरी हो रही है, उसको लेकर विपक्ष महायुति सरकार पर हमलावर है। गौरतलब है कि शपथ के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पहला मकसद है महाराष्ट्र की जनता का कल्याण हो। हालांकि शिंदे और अजीत पवार भी जानते हैं कि मंत्रिमंडल में सभी को खुश कर पाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।
महाराष्ट्र में मायावती की नई सरकार का गठन हो गया और अब कैबिनेट विस्तार की बारी है। लंबे मंथन के बाद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मंत्रिमंडल बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। महाराष्ट्र में 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। मायावती सरकार की कोशिश है कि सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल गठन का काम पूरा कर लिया जाए। ऐसे में मायावती में किस घटक दल को कितने मंत्रालय मिलेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। महायुति में पोर्टफोलियो बंटवारे पर बैलेंस बनाने पर बात बन गई है। गठबंधन में तीनों सहयोगियों में कई नए चेहरे को शामिल किए जाने की संभावना है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। अब 40 पोर्टफोलियो भरे जाने बाकी हैं। फडणवीस कैबिनेट में शिवसेना के 10 और एनसीपी के 7 विधायकों के नाम मंत्रिमंडल की दौड़ में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संभावित मंत्रियों के नाम को हरी झंडी दे दी है, जबकि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों पर पार्टी के संसदीय बोर्ड में चर्चा के बाद मुहर लगाई जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने संसदीय बोर्ड के समक्ष अपने संभावित मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है। 14 दिसंबर को संभावित कैबिनेट विस्तार में कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, तो वहीं कुछ को राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े नामों को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी बड़े और कुछ दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कि पिछले कैबिनेट में कई दिग्गज नेताओं का खराब प्रदर्शन रहा है। साथ ही विवादित नेताओं से भी दूरी बनाई जाएगी। जिन संभावित नामों को बाहर किया जा सकता है, उनमें शिवसेना से 3 प्रमुख मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इनमें संजय राठौर, अब्दुल सत्तार और तानाजी सावंत को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसी तरह एनसीपी के दिलीप वालसे पाटिल और हसन मुश्रीफ को नए मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की संभावना है। बीजेपी में भी बदलाव होने की संभावना है। सुरेश खाड़े और विजय कुमार गावित को भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाराष्ट्र में इस समय सबसे ठंडा मौसम धुले में दर्ज किया गया। ऐसे में प्रशासन ने पहली से चौथी कक्षा तक के सभी स्कूल सुबह 9 बजे के बाद खोलने का आदेश जारी किया है। दरअसल छाबड़ा स्कूल के मजदूर प्रबंधन बच्चों के लेट आने पर कड़ी सजा देता है। ऐसे में युवा सेना के पदाधिकारियों ने चवरा स्कूल के मजदूर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवा सेना के पदाधिकारियों ने छाबड़ा स्कूल से सुबह के सत्र में स्कूल का समय बदलने की मांग की है। युवा सेना ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर स्कूल का प्रबंधन नहीं बदला तो युवा सेना के पदाधिकारी स्वयं स्कूल में प्रवेश करेंगे और स्कूल छोड़ देंगे। जूम इन कर दो हेडरूम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है और सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ऑटो ड्राइवर्स के जरिए अपने चुनाव अभियान को धार देने की रणनीति बनाई है। 2013 और 2015 में आम आदमी पार्टी को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले ऑटो ड्राइवर्स इस बार भी आपके अभियान का केंद्र बिंदु बन गए हैं। केजरीवाल की 5 गारंटी और ऑटो ड्राइवर्स के मुद्दों पर डालते हैं एक नजर। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स का समर्थन पाने की कोशिशें कोई नई बात नहीं है। 2013 में न्याय भूमि संगठन के 10,000 ऑटो ड्राइवर्स ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। इससे न केवल आपका चुनाव अभियान तेज हुआ, बल्कि केजरीवाल की पार्टी ने पहली बार में ही 28 सीटों पर जीत दर्ज की।
2015 में जब दिल्ली में दोबारा चुनाव देखा तो लाखों ऑटो ड्राइवर्स आपके प्रचारक बनकर मैदान में उतरे। नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब 10 साल बाद फरवरी 2025 के प्रस्तावित चुनाव से पहले केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर्स को साधने की कवायद तेज कर दी है। हाल ही में उनकी सरकार ने 5 गारंटी की घोषणा की है, जिसमें जीवन बीमा, बेटी की शादी में आर्थिक सहायता और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का खर्च शामिल है। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर सिर्फ एक वोटर समूह नहीं है, बल्कि चुनाव प्रचार का एक मजबूत माध्यम भी है। 1 लाख से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स राजधानी की सड़कों पर चलते हैं, जो पोस्टरों, बातचीत के जरिए चुनावी माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस बार ऑटो ड्राइवर्स के सामने कई चुनौतियां हैं। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा ने उनकी आमदनी पर असर डाला है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैफिक नियमों का रेगुलाइजेशन जैसे कई सारे मुद्दे भी उनके लिए चिंता का विषय बने हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जबकि कांग्रेस इसे त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर्स को साधने के जरिए एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती से पार पाने का बड़ा दावा खेला है। अब देखना होगा कि ऑटो ड्राइवर्स की ये रणनीति उन्हें एक बार फिर दिल्ली की सत्ता दिलाने में कितनी मदद करती है। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स की भूमिका केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चुनावी राजनीति में भी बड़ी ताकत बनकर के उभरे हैं। क्या केजरीवाल की ये रणनीति उन्हें चौथी बार दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाएगी, या विपक्ष इस बार उन्हें रोकने में कामयाब रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच आम आदमी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बातें चल रही थी, लेकिन अब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बातों को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने पहले ही उनका टिकट काट दिया था। आपने सीलमपुर से चौधरी जुबेर अहमद को प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व कांग्रेस विधायक चौधरी मतीन अहमद के बेटे हैं। अब्दुल रहमान ने अपने इस्तीफे को लेकर पार्टी को चिट्ठी लिखी है और इस पत्र में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे अपनी राजनीति की दिशा तय करेंगे। हालांकि चिट्ठी लिखने के बाद शाम को इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अपनी चिट्ठी में रहमान ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा की करीब 600 छात्राओं की परीक्षा की लाखों रुपए की फीस लेकर प्रिंसिपल फरार हो गया। विद्यालय के प्रिंसिपल छत्रपाल पिछले 3 दिनों से गायब हैं। उनके दोनों फोन नंबर भी बंद हैं। स्कूल के शिक्षकों ने इसकी जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी बल्लभगढ़, जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद और हरियाणा बोर्ड के अधिकारियों को दी है। हरियाणा बोर्ड के अधिकारियों ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई कर फीस की रकम की रिकवरी की लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। फिलहाल स्कूल का कामकाज देख रही टीचर पुष्पा की माने तो ये सही है, उनके स्कूल के प्रिंसिपल फीस लेकर गायब हो गए हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि आश्वासन शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया है, फिर भी छात्राएं इस बात को लेकर काफी परेशान भी दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल करीब 6 लाख की राशि लेकर फरार हो गया है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर पहली बार राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल का आयोजन होने जा रहा है। खेल विभाग की ओर से 12 दिसंबर को होने वाले दंगल में 4 मंडल के 16 महिला पुरुष पहलवान हिस्सा लेंगे। विभाग की ओर से दंगल जीतने वाले पहलवानों को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
खेल विभाग की ओर से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर पहली बार एक दिवसीय कुश्ती दंगल का आयोजन होगा। यह दंगल 12 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल मैदान में खेला जाएगा। इसमें 4 पुराने गुरुग्राम, अंबाला, हिसार और रोहतक मंडल से 2 महिला और 2 पुरुष पहलवान अपना दम दिखाएंगे। सभी मुकाबले अलग अलग भार वर्ग के मुताबिक खेले जाएंगे। कुरुक्षेत्र से पहलवान कृष्ण कुमार और वैष्णवी अंबाला मंडल की तरफ से दंगल में उतरेंगे। दंगल में जीतने वाले पहलवानों को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो जीतने वाले पहलवानों को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लालकुआं नगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां जल संस्थान की बड़ी लापरवाही के चलते लालकुआं के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 निवासी 3 लोगों के घर में बिना पानी के कनेक्शन लगाए ही हजारों के बिल भेजे गए। ऐसे में पीड़ित लोग पानी के बिल को माफ हुई करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते आज दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में जल संसाधन कार्यालय पहुंचकर हंगामा काटा। साथ ही जल संस्थान के जेई राहुल चौहान का घेराव कर बिल माफ करने को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। कौशाम्बी के MOICC डॉक्टर ललित के कारतूतों में डीएम बहुत नाराज है। बताया जा रहा है कि न्यू उन्नति अस्पताल को बिना सील किए ही सीलिंग की रिपोर्ट जारी कर दी गई। इसके बाद डीएम ने सीएमओ से रिपोर्ट तलब की है। डीएम ने सीएमओ से अस्पताल के सीलिंग के फोटो मांगे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों न्यू उन्नति अस्पताल में एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। इसके बाद डीएम ने न्यू उन्नति अस्पताल को सील करने का आदेश दिया था। किसान आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए किसानों से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लोकसर जेल में बंद किसानों से मिलेगा। नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद तनुष पुनिया, इमरान मसूद शामिल हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर डीएनडी फ्लाईओवर पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यूपी के कन्नौज में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां एक सुनसान मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए नकदी और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मकान का मालिक अपने ससुराल गया हुआ था। वही घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां एक छात्रा के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी शिक्षक अजय कुमार राजवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक कॉलेज में अंग्रेजी का शिक्षक है। आपको बता दें, करीब 2 महीने से वह मोबाइल पर नोट्स के बहाने एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेज रहा था। छात्रा के बताने पर परिजनों ने बदनामी के डर से कार्रवाई न करके शिक्षक को समझाया। इस वजह से उसका साहस बढ़ गया और बीते 7 दिसंबर को शिक्षक कॉलेज के बाहर छात्रा का हाथ पकड़कर खींचने लगा, जिसके बाद छात्रा ने थाने में तहरीर दी है। जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी शिक्षक को मंगलवार को इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वाराणसी के रोहिणिया थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से जवाबी फायरिंग हुई और जिसमें एक गोली बदमाश को लगी है। वहीं गोली लगते ही उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से निकला है। पुलिस ने घायल बदमाश बेदी पटेल को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस को उसके कब्जे से बाइक, तमंचा समेत कारतूस बरामद हुए हैं।
मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए शातिर चोर बेदी पटेल के खिलाफ पहले से 6 मुकदमे दर्ज हैं। रोहनिया में पिछले दिनों हुई चोरी में पुलिस को बेदी पटेल पर शक था। वहीं इलाज के बाद उससे पूछताछ भी की जाएगी। उसके साथ दूसरे साथी रोहित पटेल की तलाशी जारी है। सूचना पर एडीसीपी वरुणा जोन सरवण टी और एसीपी रोहिनिया संजीव शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। एडीसीपी ने आला अधिकारियों को पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए हैं। एडीसीपी सरवणन टी ने बताया कि रोहिनिया में 2 शातिर चोरों के वारदात की फिराक में घूमने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीमों को लगाया गया है। सीरिया जहां कभी बशर अल असद का राज था, आज वह सत्ता के गलियारों में विद्रोही का कब्जा है। लेकिन हालात अब और भी खतरनाक हो चुके हैं। हर गली और हर चौराहे खौफ और दहशत की तस्वीर पेश कर रहा है। इस बर्बर माहौल में भारत सरकार ने सीरिया में फंसे 75 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया है। लेकिन क्या सीरिया के हालात जल्द सुधरने वाले हैं या ये खून खराबा और बढ़ेगा? आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सीरिया, जहां की जमीन पर कभी बशर अल असद की सत्ता का दबदबा था, आज वहां विद्रोहियों का कब्जा है। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS विद्रोही गुट ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। लेकिन विद्रोहियों का ये कब्जा भी शांति का पैगाम नहीं लाया। चारों तरफ विस्फोट, हमले और लूटपाट का सिलसिला जारी है। सरकारी इमारतें जल रही हैं और मासूम नागरिकों की चीखें हर गली में गूंज रही है। इस बीच भारत सरकार ने सीरिया में फंसे 75 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर लेबनान पहुंचा दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दमिश्क और बेरूत स्थित भारतीय दूतावासों ने मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया। इनमें 44 जायरीन जम्मू कश्मीर के थे जो सईदा जैनब में फंसे हुए थे। अब ये सभी भारतीय नागरिक कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए भारत लौटेंगे। लेकिन सीरिया में हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। विद्रोही गुट HTS का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि बशर अल असद की सरकार से जुड़े अधिकारियों और सैनिकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। असद के भतीजे सुलेमान असद को पहले सार्वजनिक रूप से पीटा गया और फिर चौराहे पर फांसी दे दी गई। इस बर्बरता ने असद के गढ़ लताकिया में लोगों को गुस्से से भर दिया है। HTS चीफ मोहम्मद अल गोलानी ने ऐलान किया है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी सीरियाई जनता पर अत्याचार में शामिल रहा है, उसकी सूची बनाई जा रही है। गोलानी ने धमकी दी है कि इन लोगों को खौफनाक सजा दी जाएगी। वहीं बशर अल असद की सेना और कुर्द लड़ाके भी अब घुटने टेक रहे हैं। सरेंडर कर चुके सैनिक HTS का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं। सीरिया की इस कहानी में खौफ और दर्द के कई अध्याय हैं और ये अध्याय यहीं खत्म नहीं होते। भारत ने अपने नागरिकों को तो सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन इस हिंसा के भंवर में फंसे लाखों सीरियाई नागरिकों के लिए रास्ता अब भी अंधकारमय है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये खौफ कभी खत्म होगा या सीरिया इसी आग में जलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।